तो आप लोगों का हिंदी ऑप्शनल में जो ये किताब है आप लोगों की गद्य के विविध आयाम, ये मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना जो बोर्ड ऑफ स्टडी है उसी के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। आप देख रहे हैं कि हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई विश्वविद्यालय है ना। तो खास तौर पे ये पाठ्यक्रम तैयार करके इसीलिए तैयार किया गया है ताकि बहुत सरल छोटे पाठ को एक किताब के रूप में आकार देकर आप लोगों के सामने रखा जा सके। गांधी जी वाला पाठ कितना था, छोटा सा पाठ था, हम लोगों ने पढ़ा। अभी जो मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाया शांतिप्रिय द्विवेदी वाला 2 पन्ने का मुश्किल से पाठ था। ठीक उसी तरह हरिशंकर परसाई जो है इनके बहुत मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि व्यंग्य के क्षेत्र में, हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है हरिशंकर परसाई का। तो उन्होंने हरिशंकर परसाई का एक पाठ जो है आप लोगों के पाठ्यक्रम में रखा है, जो कि तीसरा पाठ है और पाठ का शीर्षक क्या है, सद्गुरु का कहना है। पाठ का शीर्षक क्या है, सद्गुरु का कहना है। और पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 25 पे हरिशंकर परसाई के बारे में जानकारी है, उनके बारे में बुनियादी जानकारियां यहाँ पे हैं। देखें, जन्म 22 अगस्त 1924। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ, तो आपको अगर याद रहेगा तब आप लिख पाएंगे, खासतौर पे एमसीक्यू पैटर्न में कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ। फिर दूसरा प्रश्न, हरिशंकर परसाई का कौन सा पाठ आपके पाठ्यक्रम में है, कौन सा पाठ है, सद्गुरु का कहना है। तीसरा प्रश्न, सद्गुरु का कहना है पाठ के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। चौथा प्रश्न, सद्गुरु का कहना है पाठ गद्य की कौन सी विधा है, कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, हास्य व्यंग्य, क्या है, व्यंग्य। तो ये देखो 2 ही वाक्य से 5-6 प्रश्न बन गए। तो इसलिए जब भी छोटे पाठ हैं लेकिन आप जब इनको पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि इनके ऊपर जो प्रश्न हैं वो जो पूछे जाएं तो आप उनका एमसीक्यू पैटर्न में आराम से उत्तर दे सकें। और मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों को नहीं मालूम कि आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न में होगा या फिर रेगुलर मोड में होगा, लेकिन हम लोग तैयारी रेगुलर मोड की रखते हैं। स्थितियाँ जैसी बनेगी उसके हिसाब से हम लोग निर्णय ले लेंगे। तो हरिशंकर परसाई, जन्म 22 अगस्त 1924, जन्म स्थान जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मध्यवित्त परिवार, 2 भाई 2 बहनें, स्वयं अविवाहित रहे। हरिशंकर परसाई ने शादी नहीं की, इनके 2 भाई थे, 2 बहनें थी और एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से थे। मैट्रिक नहीं हुए थे कि माँ की मृत्यु हो गई, मैट्रिक पास नहीं हुए थे तभी क्या हो गया था, माँ की मृत्यु हो गई। और लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असाध्य बीमारी, और इनके पिताजी क्या करते थे, कौन सा व्यवसाय करते थे, लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते थे, लेकिन उनको भी कोई असाध्य बीमारी हो गई। असाध्य बीमारी मतलब ऐसी बीमारी जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, जिसका इलाज जो है बहुत मुश्किल होता है। फलस्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती रही। यहीं से वास्तविक जीवन संघर्ष, जिसने ताकत भी दी और दुनियादारी की शिक्षा दी। फिर भी आगे बढ़े, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, फिर डिप्लोमा इन टीचिंग किया। मुझे लगता है कि जैसे बीएड लोग करते हैं उस समय डिप्लोमा इन टीचिंग होता होगा, उन्होंने किया और नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इनकी जो प्रकाशित कृतियाँ, मतलब इनके जीवन से 2-3 चीज़ें आप सीख सकते हो, मतलब समझ सकते हो। पहली कि माँ का बहुत पहले देहांत हो गया, पिता जो थे वो भी असाध्य बीमारी से ग्रस्त रहे, परिवार में 2 बहनें 2 भाई पहले से थे, सबकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और इन सब के बीच इन सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए ये अपना एमए हिंदी नागपुर विश्वविद्यालय से करने में सफल हो जाते हैं। इनकी जो प्रकाशित कृतियाँ हैं उसमें है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। ठीक उसी तरह रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है इनका, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसें,
हम एक उम्र से वाकिफ हैं, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पूछो परसाई से इत्यादि जो हैं उनकी प्रकाशित कृतियां हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान भी आपको मिला। रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हुए। परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में आपकी सारी रचनाएं उपलब्ध हैं और आपका निधन 10 अगस्त 1995 को आपका निधन हो जाता है। जन्म कब हुआ? 1924 को, 22 अगस्त को 1924 को और 10 अगस्त 1995 को निधन। मतलब कितने साल की आयु रही इनकी? 95 में मर गए और 24 में जन्म हुआ था परसाई जी का, तो कितने साल की उम्र रही बताओ? 80 वर्ष। 80 वर्ष कैसे? 71 हो रहा है ना? 71 और 24 जोड़ो कितना होता है? 71 + 24 कितना होता है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, इतना गणित तो आता है ना? 170 10 80 10 90 4 94 95 हुआ ना, तो 95 में मरे ना, तो 71 ईयर्स हुआ ना। हमेशा ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करने का, जब मृत्यु हुई है जिस साल 1995, 95 माइनस वही 24 कर दो तो 71 आ गया। तो लगभग 71 वर्ष का जीवन परसाई जी को मिला, है ना। अब हम लोग आते हैं परसाई जी के उस पाठ पे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, सदाचार का सद्गुरु का कहना है। तो परसाई जी के बारे में आपने जाना, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, उनके परिवार के बारे में जाना, उनके जीवन संघर्ष के बारे में जाना, उनकी शिक्षा के बारे में जाना, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जाना। अब हम लोग चर्चा करेंगे परसाई जी की पाठ का सद्गुरु का कहना, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, पृष्ठ संख्या 26। छोटा सा पाठ है, मैं पढ़ाते जाऊंगा, आपको समझाते भी जाऊंगा और मुझे लगता है कि 10-12 मिनट में ये पाठ हम लोग खत्म कर देंगे। सद्गुरु का कहना है हरिशंकर परसाई, किसी का 1000 में भी नहीं कटता, अपना फोन कुल 200 में कट गया था। पालीदार ऐसे ही होते हैं, बड़ी आन बान वाला था, लगने के बाद पहला ही बिल देखा और दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि बिल पर बिल लात मारे जाते हैं, रिमाइंडर मुंह पर थूकते जाते हैं और घनघनाते हुए जिए जा रहे हैं। बोले कि बहुत सारे लोग हैं जिनका हजारों में बिल आता है लेकिन उनका फोन नहीं कटता, लेकिन बोले अपनी ऐसी स्थिति नहीं थी, लगा और पहला ही बिल 200 रुपए का आया और फिर कट गया, है ना, क्योंकि अब 200 रुपए भरना इनके बस की बात नहीं है। बोले ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कोई लात पे लात मार रहा है, मतलब बार बार रिमाइंडर आ रहा है कि बिल भरो, ऐसा अपने साथ नहीं हुआ। अपना फोन ऐसा बेशर्म नहीं है, इसने आते ही अपने मालिक की प्रकृति पहचान ली, समझ लिया कि मालिक बिल बर्दाश्त नहीं करता। जो ही बिल आया उसने इस असार संसार से पूछ का डंका बजा दिया। बोले कि मेरे घर में फ़ोन लगा और जब फ़ोन मेरे घर में लगा तो एक मालिक के रूप में वो समझ गया कि इनकी औकात, इनकी हैसियत नहीं है कि वो इतना बिल भरें। और जैसे ही पहला बिल आया, वह फ़ोन ईश्वर को प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। कहने का मतलब फ़ोन कनेक्शन कट गया। किसी का 1000 में भी नहीं कटता, अपना कुल 200 में कट गया। कोई 10 साल इनकम टैक्स न देकर भी बाइज्जत मंत्री बना रहता है और पोल खुल जाने के तुरंत बाद हंसते हुए फोटो खिंचाता है। प्रधानमंत्री 10 साल नहीं देने वाले को लाड़ से भुलक्कड़ कह देती हैं। 1 साल नहीं देने वाला बेईमान कहलाता है। सद्गुरु का कहना है, बेटा जो भी करना लार्ज स्केल पर, चाहे उद्योग हो, बेईमानी हो और हमेशा किसी की छाया में। अब देखो यहाँ पे व्यक्ति प्रधानमंत्री कहती हैं शब्द इस्तेमाल किया है ना, लिखा है ना, ध्यान से देखो। प्रधानमंत्री 10 साल नहीं देने वाले
भुलक्कड़ कह देती हैं, है ना, कह देती हैं। तो प्रधानमंत्री महिला होगी थी, और महिला प्रधानमंत्री कौन थी आप जानते हैं। तो उस समय निश्चित तौर पे किसी मंत्री के बारे में आया होगा कि उन्होंने 10,000 रुपये तक का अपना इनकम टैक्स नहीं चुकाया, क्योंकि उस समय 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो प्रधानमंत्री ने कहा अरे भुलक्कड़ है, भूल गए होंगे, ऐसा नहीं है कि वो चुकाना नहीं चाहते। और वही यहाँ पे व्यंग है कि अगर आप छोटा काम कर रहे हो तब तो आपको सजा है, लेकिन आप लार्ज स्केल पे करो तो आप बड़े आदमी हो, तब आपको सजा नहीं मिलती। जैसे हमारे आप जैसे लोग, हम लोग बैंक से 1-2 लाख रुपए का लोन लें और नहीं चुकाएं तो हमारे घर पे रिकवरी वाले आ जाएंगे कि तुम्हें लोन घेतला होता, काना है बढ़ला, है ना। किसान ट्रैक्टर लेता है 5-7-10 लाख का, वो नहीं उसका किस्त चुका पाता तो उसका ट्रैक्टर खींच के लेके चले जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, यही आप सुनते होंगे, मंत्री हैं, संतरी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला कर देते हैं। उनको कभी सुना कोई सजा हुई, कोई जेल में है? नहीं। बड़े बड़े लोग अरबों करोड़ों का बैंक घोटाला करके विदेश में चले गए। एक ऐसे ही सज्जन हम लोगों के समय में थे, विजय माल्या, है ना, उनको कुछ हुआ? और चौकसे कौन थे, है ना, और एक वो हीरा व्यापारी कौन सा था। तो ये कुछ नाम, बड़े नाम हैं। तो इसी तरह उस समय भी नाम आते होंगे जिस समय परसाई जी लिख रहे हैं। परिस्थितियां देखो वैसी ही हैं। अगर छोटा आदमी है, कमजोर है, साधन संपन्न नहीं है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन इस देश की व्यवस्था में अगर आप बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोगों का आपके ऊपर वरद हस्त है, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए वो व्यक्त करते हुए ये लिखते हैं कि सदगुरु का कहना है, बेटा जो भी करना लार्ज स्केल पर करो, मतलब बड़े पैमाने पर। चोरी करनी है ना तो 10-20 हज़ार की मत करो, 200-400-500 करोड़ की करो, है ना, तब तुमको कोई सजा नहीं है। चाहे उद्योग हो, चाहे बेईमानी, और चाहे किसी की और हमेशा किसी की छाया में करो। मतलब आप चाहे उद्योग करो, चाहे बेईमानी करो, आप बड़े पैमाने पे करो, आपको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन यही शर्त यही है, किसी न किसी बड़े आदमी का वरद हस्त आपके ऊपर होना चाहिए, किसी न किसी की छत्र छाया में आपको ये सारे काम करने चाहिए। आगे देखो, बड़ों की झंझट में ये छोटा मारा गया। दिल्ली बड़ा शहर है, बड़े शहर के कुछ बड़ों पर हजारों के बिल बकाया थे। संसद में बैठने वाले दूसरे बड़ों ने सवाल उठा दिए कि इनके फोन क्यों नहीं कटते। डिपार्टमेंट में हलचल मच गई और छोटे शहर में छोटों के फोन कटने लगे। पिछले साल विधानसभा में सदस्यों ने शिकायत की थी कि एक मंत्री का भयंकर कुत्ता राहगीरों को काटता है, उसे गोली क्यों न मार दी जाए। नतीजा यह हुआ कि मेरे मोहल्ले के मरियल पिल्ले मार डाले गए। जिस बड़े कुत्ते पर सवाल उठे थे वह अभी भी राहगीरों को काट रहा है। शासन का भूसा किसी बड़ी और पुष्ट पीठ पर उठता तो है, पर न जाने किस चमत्कार से बड़ी पीठ खिसक जाती है और किसी दुर्बल पीठ पर भूसा पड़ जाता है। मतलब फिर से व्यक्त कर रहे हैं कि मंत्री का कुत्ता आने जाने वालों को काट रहा है, तो ये कहा जाता है कि इसको गोली मार दो। गोली मारने का आदेश भी दिया जाता है, लेकिन गोली उसको नहीं लगती, एक छोटे से पिल्ले को लग जाती है जो गली मोहल्ले में घूम रहा है। बड़े लोगों पे मुक्का पड़ना चाहिए शासन का, लेकिन बड़े लोगों पे न पड़ के छोटे लोगों पे, आम आदमी पे, और मैं तो कहूँगा कि खासतौर पे जो मध्यम वर्गीय है उसके ऊपर ही इन सब चीज़ों का भार पड़ जाता है और वो इसका शासन का शिकार हो जाता है। सदगुरु का कहना है, बेटा तंत्र कोई भी हो, अपनी पीठ पर हमेशा वैसलीन चुपड़े रहो। भूसा तुम्हारी पीठ से फिसल कर किसी सूखी पीठ पर पड़ जाएगा। मतलब वैसलीन लगी हो, चिकनाई हो, तुम्हारी पीठ पर चिकनाई होगी तो कोई भूसा मारेगा तो तुमको नहीं लगेगा, बल्कि किसी दूसरे की पीठ पर चला जाएगा। तो ये चिकनाई कैसे की, किस चीज़ की है? पैसे की, पावर की। अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आपके लिए किसी तरह की कोई सजा नहीं, और अगर आपके पास पैसा और पावर नहीं है तो दुनिया भर की सारी सजाएं सिर्फ आपके लिए। स्पंदनहीन शांति या फोन की लाश पड़ी है, इसके कलेजे पर काम रखता हूँ, टिक टिक बंद हो गई है। ओम शांति शांति शांति। यह मुझे मरे हुए कुत्ते जैसा लगता है, पंजों के बीच से रखे हुए लुढ़क गया है।
पिल्ले, आखिर तू डिपार्टमेंट बहादुर के ट्रक के सामने क्यों आ गया? जैसे डिपार्टमेंट रूपी ट्रक के सामने ये फोन रूपी कुत्ता आ गया, पिल्ला आ गया और इसकी मृत्यु हो गई। कोई पट्टे वाला अल्सेशियन होता तो ड्राइवर बचा कर जाता, पर तुझ मरियल पिल्ले को कुचल कर निकल गया। कहने का मतलब अगर कोई बड़ा अफसर होता, नेता होता, तो डिपार्टमेंट की हिम्मत थी उसका फोन काट देता? नहीं, लेकिन तो एक मामूली लेखक का फोन है, इसीलिए तुझे 200 रुपये पर ही कट जाना पड़ा। इसकी प्राण रक्षा की कोशिश वैसे काफ़ी हुई थी, मगर धर्मादा अस्पताल में जितना होती है उतनी ही। उस दिन के राशिफल से मैं जान गया था कि आज कुछ बुरा होगा। लिखा था प्रियजनों पर संकट के योग हैं। मेरा अंदाजा था वार्निंग आएगी, पर दोपहर को एक्सचेंज और दफ्तर से हितैषियों के फोन आने लगे कि 4 बजे कट जाएगा, चेक ही दे दीजिए। मैं जवाब देता रहा, कट जाने दो, पैसे कम हो तो आदमी परमहंस हो जाता है। सच्चा सन्यासी पैसे की तंगी का शुभ परिणाम है। फोन पर फोन, जल्दी कुछ करिए, मुझे लगा शहर पर कोई संकट आ गया। मैंने कहा मैं तो परेशान नहीं हूँ, मुझे क्यों परेशान, तुम क्यों परेशान होते हो? कट जाने दो, फिर लग जाएगा। हितैषियों ने मान लिया कि यह बड़ा मट्ठर आदमी है, कहने का मतलब जिद्दी आदमी। लेकिन वो बोले कि जो पैसे ही नहीं है तो चेक कहाँ से दूँ, झूठा चेक दूँ तो वो भी एक दूसरी गलती होगी। मेरा एक पत्रकार मित्र भी फोन लगाए बैठा है, उसका भी कट रहा था। उसने भर दोपहर में दौड़ धूप करके पैसा जमा कर दिया, उसका भी कट जाता तो मेरा दुख आधा रह जाता, पर उसने मित्र का कर्तव्य नहीं निभाया। शाम को मिला तो बोला तुमने फोन कटने की कोई परवाह ही नहीं। बोले कि मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उनका भी फोन कटने वाला था, लेकिन उन्होंने दौड़ धूप करके पैसे भर के उसको कटने से बचा लिया। फिर लेखक व्यक्त करता है, कहता है कि अगर उसका भी फोन कट गया होता तो मेरा दुख आधा हो गया होता कि चलो मेरा ही नहीं कटा है, इसका भी कटा है। लेकिन बोले कि उन्होंने ये मौका मुझे नहीं दिया। मैंने कहा मैं कोई आढ़तिया हूँ या सट्टा खिलाता हूँ जो फोन बिना धंधा चौपट हो जाएगा। उसने कहा फिर भी फोन का कटना जरा वैसी बात है। मैंने कहा मैं समझ गया, इज्जत का सवाल ना, वह तुम्हारी बुर्जुआ रिस्पेक्टेबिलिटी है जो भर दोपहर में तुमसे जूते घिसवाती रही। अपनी इज्जत की क्या रखवाली करो? किसकी इज्जत इस देश में सुरक्षित है? क्वेश्चन मार्क है ना, कि किसकी इज्जत इस देश में सुरक्षित है। कहने का मतलब लेखक को ये लगता है कि इस देश में किसी की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है। साहित्य, कला, संगीत के परपोटे इज्जत के आसपास उठा दो तो उनमें भी सुरंग लग जाती है। रसूलन बाई संगीत साधिका हैं, उनके दादरा और ठुमरी पर सब झूमते हैं। वे पद्मश्री हैं, इज्जतदार हैं, मगर अहमदाबाद के दंगों में उनका घर जला दिया गया क्योंकि वे रसूलन बाई हैं, रामकली बाई नहीं। रसूलन बाई बहुत बड़ी ठुमरी की गायिका थी, उपशास्त्रीय गायिका थी, और अहमदाबाद में जब रह रही थी तो उस समय अहमदाबाद के दंगों में उनका घर जला दिया गया था। वहीं से वो लिख रहे हैं कि अगर वो रसूलन बाई थी, अगर वो मुस्लिम थी इसलिए उनका घर जला दिया गया, अगर उनका नाम रामकली होता तो शायद नहीं जलाया जाता। और उन्होंने भाग कर जान बचाई, वरना वे मार डाली जाती। उनके कंठ के दादरा और ठुमरी में मार डाले जाते। जिनका कंठ है वह रसूलन है, रामकली नहीं। जल्दी इस देश में हिंदू ठुमरी, मुस्लिम ठुमरी, सिख ठुमरी होगी, अकाली दादरा और द्रमुक दादरा भी हो जाएगा। यहाँ पे फिर वे व्यक्त कर रहे हैं कि कलाओं को भी हम लोग हिंदू और मुसलमान की नज़र से देखेंगे। मतलब इस देश में क्रिकेट टीम भी बनेगी, हिंदू क्रिकेट टीम, मुस्लिम क्रिकेट टीम, सिख क्रिकेट टीम, ईसाई क्रिकेट टीम। अगर जिस तरह से जातिवाद का चलन इस देश में बोला जा रहा है, अगर उसको रोका नहीं गया तो यह दिन भी दूर नहीं है। मुक्तिबोध कहते थे पार्टनर रिस्पेक्टेबिलिटी की ऐसी तैसी। वे और भी कहते थे पार्टनर चारों तरफ देखो, सफलता की चांदनी रात में उल्लू बोल रहे हैं। जब आदमी की रात सफल हो जाती है तो ऐसी रातों में उल्लू ही बोला करते हैं। आप कितने भी बेपरवाह हों, इज्जत बचाने वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेने वाले हैं तो बख्शने वाले भी हैं। जब कोई मेरा नंबर मांगता तो
दिया जाता फोन खराब है या बाहर गए, बोले फोन कट गया था। लेकिन जब भी कोई फोन नंबर मांगता कि फोन नंबर दे दीजिए तो कह दिया जाता था फोन खराब है। अब ये कहना कि फोन कट गया है बेइज्जती होती कि क्यों कटा है, इसका मतलब पैसे नहीं दिए, तो इज्जत बचाने के लिए क्या कहा जाता, फोन खराब है। मुझे जो मिलने आते कहते फोन में कुछ खराबी आ गई, मैं ठंडाई से कह देता नहीं, बिल नहीं चुकाने से कट गया। कोई आदमी सही बात जानते हुए मुझ पर कृपा करके कहता आप कहीं बाहर चले गए थे, मैं कहता नहीं, फोन कट गया। वे निराश होते, सोचते हम तो तेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे ही मंजूर नहीं है तो जा भाड़ में। परिवार के लोग उड़ते, जब कोई कह रहा है कि फोन खराब हो गया है तो अपनी तरफ से क्यों कहना कि कट गया है। मगर इसमें भी एक तरकीब है, सदगुरु का कहना है फिर सदगुरु का नाम लिए। बेटा बेइज्जती को खोल दो तो वह इज्जत हो जाती है, अगर तुम बेइज्जती को खोल दो तो वह क्या हो जाती है, इज्जत हो जाती है। जूते पड़ गए हैं पर बात को छिपाओगे तो बदनामी फैलेगी, खुद ही कहते फिरोगे तो बदनामी करने वालों की सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और इज्जत रह जाएगी। कहने का मतलब कोई और तुम्हारी बदनामी करे उससे बढ़िया तुम खुद ही अपनी बदनामी कर दो। मैंने एक तरकीब और की, जब फोन कटने की बात उठती तो मैं एक संपर्क बंधु का नाम और जोड़ देता। हाँ देखो ना, बेचारे नायर का भी कट गया था, है ना। जब मैं कहता कि मेरा ही नहीं कटा, नायर का भी कट गया। जब मैं कई लोगों से कह चुका तब वह एक दिन गुस्से में बोला तुम लोगों से यह क्यों कहते हो कि मेरा फोन कट गया था। मैंने कहा मैं तो यह कहता हूँ कि सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी कट गया था। उसने कहा तुम अपनी ही कहो ना, मुझे क्यों घसीटते हो, हमारी बेइज्जती होती है ना। मैंने कहा उसमें एक सिद्धांत है। फिर सदगुरु का कहना है बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो अपनी आधी इज्जत बच जाती है। मैं तुम्हारे सहारे अपनी आधी इज्जत बचाता हूँ, तुम मेरे सहारे आधी बचाओ। ये फॉर्मूला हमारे राजनेता ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी पार्टी के नेता से पूछो आप किन मंत्री ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, इस पर आपका क्या कहना है, तो वो क्या कहना मालूम है, इसके पहले जो सरकार थी उसने तो 20,000 करोड़ का घोटाला, मतलब पहले वाले ने किया था इसलिए मेरा घोटाला उससे 10,000 करोड़ कम है। तो इस तरह से वही चीज़ वो कह रहे हैं कि अपनी इज्जत उछली है तो दूसरे की बात उठा के आप उसको बराबर कर दो। जब तक इस वाले नहीं आते शुरू कर दो, है ना। बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो अपनी आधी इज्जत बच जाती है। मैं तुम्हारे सहारे अपनी आधी इज्जत बचाता हूँ, तुम मेरे सहारे अपनी आधी इज्जत बचाओ। पार्ट थोड़ा बड़ा है, हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको पूरा करेंगे। तो इस तरह 2 पार्ट जो है हम लोगों के ऑप्शन के पूरे हो जाएंगे। एक शांति प्रिय द्विवेदी का जो हम लोगों ने पाठ किया, तू तो मुझसे भी अभावता है, और दूसरा ये पाठ जो है हरिवंश राय कह रहा हूँ, हरिशंकर परसाई का सदगुरु का कहना है। तो इनके व्यंग पाठ हैं, निश्चित तौर पे आप लोगों को पसंद आए होंगे कल के लेक्चर में। लेकिन जो नया वाला टाइम टेबल है उसके हिसाब से, है ना। अब वही जो मैंने टाइम टेबल भेजा है वही फॉलो करना, ठीक है। कल मिलते हैं हम।